प्यारे बच्चों, सेकंड ग्रेड के लिए 30 जुलाई को जो आने वाला पेपर है उसके लिए हमने एक मुहिम शुरू करी थी 30 डेज 30 टेस्ट सीरीज। आज उसका ये तीसरा पेपर है जो अभी आपके सेकंड ग्रेड में जो निरस्त हो गया था उसका सॉल्यूशन आज आपके लिए पेश है। कल से हर रोज मेरा वीडियो आपके लिए आएगा जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, और इस बार टॉपिक वाइज मैं कंप्लीट साइकोलॉजी आपको इसी चैनल पे करवा दूंगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं पेपर 3। और पेपर 3 में सबसे पहले 6 नंबर पे प्रश्न है। इसमें मिक्स्ड हैं। मिक्स मतलब पहले 6 नंबर का है, फिर 15 20 जैसे हैं। तो 6 नंबर का देखिए, पहला प्रश्न देखिए, और ये है, निम्नलिखित में से कौन से कथन विद्यार्थियों की वैयक्तिक विभिन्नता को पूरा करने के लिए सबसे उपयुक्त हैं? यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? एक या एक से ज्यादा, 4 ऑप्शन दिए हैं। तो पहले स्टेटमेंट्स देखते हैं। पहला कथन है, पाठ्यक्रम को व्यवस्थित और लचीला बनाया जाना चाहिए। देखिए, कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। हमारे चैनल पे आप आते हैं, सिलेक्शन आपको मिलता है। इसके पीछे वजह यही है कि हम आपको कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंडिंग आपकी बनाते हैं, और परीक्षा में किस तरह से शब्दों से खेलना है, किस तरह से आपको प्रश्नों को समझना है, ऑप्शंस को देखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो वैयक्तिक विभिन्नता क्या है? सबसे पहले इसको आप समझें। इसका मतलब हम सब एक जैसे होते हैं या हम सब अलग अलग? जवाब है, हम सब अलग अलग हैं। हम सब विशिष्ट हैं। इसका मतलब जहां भी ऐसा लगे कि सबको एक समान या एक ही डंडे से हांकें, वो व्यक्तिगत विभिन्नता के खिलाफ होता है। और हर किसी के लिए अलग अलग चीजें हों, वो व्यक्तिगत विभिन्नता का समर्थन करता है। और यहां पूछा गया है कि सबसे उपयुक्त कौन सा है। इसका मतलब कौन सी बात वैयक्तिक भिन्नता को समर्थन करती है। पहला स्टेटमेंट है, पाठ्यक्रम को व्यवस्थित और लचीला बनाया जाना चाहिए। लचीला, लचीला का मतलब फ्लेक्सिबल, एक रिजिड नहीं होना चाहिए। लचीला का मतलब हम उसमें बदलाव कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स, बच्चों की नीड को कैटर करते हुए। तो ये बात सही है। दूसरी बात, असाधारण बच्चों की शिक्षा के लिए अलग से व्यवस्था की जाए। यानी ऐसे बच्चे जो एवरेज नहीं हैं उनके लिए, या स्पेशल हैं, उनकी विशिष्ट विशिष्ट आवश्यकताएं, उनके लिए अलग से हम उनको शिक्षा दें। तो ये वाली बात भी सही है, क्योंकि सबको एक जैसी शिक्षा नहीं दे रहे, असाधारण को अलग शिक्षा दे रहे हैं, ऊपर वाले में लचीला बना रहे हैं। इसका मतलब भी सबके लिए अलग अलग चीजें होंगी। तीसरा है, कक्षा या वर्गों का विभाजन विषय समूह में होना चाहिए। ध्यान से समझना, यानी सब्जेक्ट सब्जेक्ट के अनुसार आप सेक्शन बना दें। तो एक सब्जेक्ट में जितने बच्चे होंगे सबको एक जैसा तरीका ही हम अपनाएंगे। इसका मतलब अगर ये होता बच्चों की एबिलिटी के अनुसार आप ग्रुप बनाएं, तब तो होती व्यक्तिगत विभिन्नता की बात। लेकिन सब्जेक्ट के हिसाब से समूह बना दें, ये व्यक्तिगत भिन्नता के खिलाफ है। और चौथा स्टेटमेंट देखिए, शिक्षण का तरीका छात्र की जरूरत के अनुसार होना चाहिए। ये बात है सही। इसका मतलब 1 2 और 4 सही है, केवल 3 गलत है। तो 1 2 और 4 किस में है? 1 2 एवं 4, ये चौथे में। 4 2 एवं 1, ऐसे भी ऑप्शन आ सकते हैं परीक्षाओं में। परीक्षा में आए आरपीएससी के, अभी जो आपने से अपने पेपर दिया था वही है ये जो कैंसिल हो गया था। तो सोचिए, ऐसा भी कभी ऑप्शन होता है जिसमें बाकी सब में पहले 1 2 लिखा है, इसमें पहले 4 दे दिया, 4 2 एवं 1। इसका मतलब ध्यान से हमको ऑप्शंस भी पढ़ने होते हैं, उसके बाद ही हमारा सिलेक्शन होता है। तो फोर्थ ऑप्शन राइट है। चलते हैं नेक्स्ट पे। 6 के बाद अगला है 9 नंबर वाला प्रश्न, साइकोलॉजी का है। पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सबसे सही ढंग से प्रकट करता है? पहली बात है, ये शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। ये एजुकेशन को साइकोलॉजिकल बेसिस पे प्रोवाइड करवाता है। इट प्रोवाइड्स साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा को साइकोलॉजी का बेस देता है। साइकोलॉजी का बेस क्या होता है? मनोवैज्ञानिक आधार क्या होता है? मनोवैज्ञानिक आधार में वो तमाम बातें हैं जिनमें हम व्यक्तिगत भिन्नता की बात करते हैं, जिनमें हर बच्चे को विशिष्ट मान के बात करते हैं, जिसमें शिक्षा को एक रिजिड नहीं मानते बल्कि फ्लेक्सिबल मानते हैं, केवल फॉर्मल नहीं मानते, इनफॉर्मल मानते हैं। किसी भी तरीके से बच्चे सीखें वो शिक्षा है। तो ये सारी बातें साइकोलॉजी शिक्षा को देती है। इसका मतलब शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में पहली बात बहुत शानदार है। दूसरी बात, यह एक व्यक्ति के दिमाग का अध्ययन करने का विज्ञान है नहीं। व्यक्ति के दिमाग का अध्ययन करने का तो साइकोलॉजी का कोई दूसरा विज्ञान है, तो शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है। ब्रेन की साइकोलॉजी है, ये आपके लेवल की बात नहीं है। ये केवल व्यक्तियों की सामाजिक प्रक्रिया से संबंधित है,
तो ये भी शिक्षा मनोविज्ञान की बात नहीं है। और चौथी बात है, यह वैयक्तिक अनुभवों का गठन करता है, तो ये भी शिक्षा मनोविज्ञान की बात नहीं है। यानी ये तीनों अलग अलग ब्रांचेज हैं जिनकी अभी बात करना समीचीन नहीं होगा, लिहाजा पहला ऑप्शन एक इसका राइट होगा। 6 के बाद 9 और 9 के बाद फिर हम चलते हैं 22। 22 नंबर का प्रश्न बच्चों वापस शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में है, साइकोलॉजी का है। 22 वाला क्या है देखिए, 22 वाला प्रश्न और ये है, फोन में गड़बड़ है, चलिए हाँ जी, 22 वाला प्रश्न देखिए। शिक्षण में मौखिक संकेतों की अपेक्षा, मौखिक संकेत वर्बल सिंबल्स बता चुके हैं हम आपको खूब, मौखिक संकेतों की अपेक्षा वास्तविक प्रत्यक्ष अनुभव डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। तो याद है आपको, हमने आपको इस तरह से बताया था कि 11 स्टेप्स मेनली उसमें सबसे पहले यहाँ पे आते हैं वर्बल सिंबल, सबसे पहले आते हैं अमूर्त शब्द, उसके बाद आती है नॉन प्रोजेक्टेड सामग्री, आपके चार्ट मॉडल श्यामपट वगैरह, उसके बाद आती है प्रोजेक्टेड सामग्री जिसमें प्रोजेक्टर डायस्कोप एपिस्कोप, और उसके बाद आते हैं प्रत्यक्ष अनुभव जिनमें आपका फील्ड ट्रिप आता है, रोल प्लेइंग आता है, अपने डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट आते हैं। तो ये अनुभव शंकु दिया था जिसमें ऊपर वाले वर्बल सिंबल या मौखिक संकेत जो शब्द होते हैं वो सबसे कम प्रभावी होते हैं, अमूर्त शब्द होते हैं, और जैसे जैसे नीचे आते हैं प्रभावशीलता बढ़ती है, और प्रत्यक्ष अनुभव सबसे नीचे है तो सबसे प्रभावी है। यह महत्वपूर्ण बात एडगर डेल साहब की है जो हम आपको 1000 बार बता चुके हैं। इस कथन का क्या आधार है, तो यहाँ एडगर डेल का नाम नहीं आया, लेकिन प्रभाव का नियम थॉर्नडाइक साहब वाला, अनुभव शंकु आ गया ना, कोण ऑफ एक्सपीरियंस, कोण ऑफ एक्सपीरियंस 2 नंबर वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्दृष्टि पुनर्मिलन के बारे में तो आप जानते ही हो। उसके बाद में 22 के बाद में 23-24 कंटिन्यू है। 23 का देखिए, कौन सा विकास का सिद्धांत इस बात पर आधारित था कि बच्चे दूसरों के व्यवहार को देखकर और उनकी नकल करके सीखते हैं। तो आपको याद है ऑब्जर्वेशनल, इमिटेटिंग अदर्स बिहेवियर, मॉडलिंग थ्योरी याद है एल्बर्ट एस बंडूरा साहब की, जो कि अधिगम के दोनों सिद्धांतों के, दोनों श्रेणियों के सिद्धांतों के बीच का पुल है, क्षेत्रीय सिद्धांत और परिधीय सिद्धांतों के बीच का पुल है, सेंट्रल थ्योरीज और एसआर थ्योरीज के बीच का ब्रिज है, और बेंडुरा की मॉडलिंग थ्योरी का एक दूसरा नाम है सामाजिक अधिगम। तो बच्चों इसका सही जवाब होगा सामाजिक अधिगम। क्रिया प्रसूत स्किनर साहब ने दिया था, शास्त्रीय अनुबंधन पेवलोव साहब का था, प्रयास और त्रुटि थॉर्नडाइक साहब का था। तो इसका सही जवाब हो गया सामाजिक अधिगम, जो हमारे हर बच्चे को शायद पता है। 24 का देखिए, सृजनात्मक मापन के लिए निम्न में से एक सृजनात्मक परीक्षण का मुख्य घटक है। तो हमने आपको कितनी बार बोला कि कुछ ऐसे शब्द हैं जिनसे हमें मोहब्बत है, उनमें एक डाइवर्जेंट थिंकिंग भी है। तो इसका सही जवाब आ जाएगा डाइवर्जेंट थिंकिंग या अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन में आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग होती है, अपसारी चिंतन में विविध पक्षीय चिंतन होता है, अपसारी चिंतन चारों दिशाओं में जाता है, लेकिन अभिसारी चिंतन तो किसी एक समाधान पे आके टिक जाता है। डिडक्टिव थिंकिंग अलग चीज़ है और रिफ्लेक्टिव थिंकिंग भी अलग चीज़ है, इनके बारे में भी हम आपको गाहे बगाहे बता चुके हैं। तो 24 में राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 अपसारी चिंतन। 24 के बाद 31 का प्रश्न चलते हैं। 31 का देखिए बच्चों, मैं जल्दी आपके सामने एक बात बता दूं, लाइव भी आने वाला हूं, बड़ी स्क्रीन पे आने वाला हूं, अपने कोर्सेज भी लॉन्च होने वाले हैं, लेकिन अभी तो आप इसको एंजॉय करिए। सेकंड ग्रेड की ये जो 30 डेज 30 टेस्ट सीरीज हमने चलाई है, ये 40 नंबर साइकोलॉजी फर्स्ट पेपर में कमाल कर देगी, लेकिन आप इसके साथ जुड़े तो रहें। 31 पे चलते हैं। एक स्टेटमेंट है, ये किसने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक अभिवृद्धि एवं विकास का व्यवस्थित अध्ययन है। तो परिभाषाएं स्टेटमेंट कभी कभी इधर उधर भी होते हैं, तो इसका सही जवाब जे ए स्टीफन है, जे ए स्टीफन। नेक्स्ट 31 के बाद 32 देखिए, निम्न में से कौन सा कथन समाज विरोधी बालकों के बारे में सत्य नहीं है। हम आपको पता नहीं कितनी बार बता चुके हैं कि 3 ऑप्शन एक जैसे होते हैं मोस्टली, जो फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं होते उनमें, और एक अलग होता है ओड वन आपका आंसर होता है। तो इसमें 3 बातें होंगी, खराब एक बात होगी अच्छी, कहीं से भी ले लें आप। पहला ऑप्शन देखें, यानी समाज विरोधी बालकों की बात है, अपराधियों बाल अपराधियों की बात है, तो समाज विरोधी बालक तोड़ फोड़ करने वाला होता है, ये बात तो ठीक है। वैसे खराब बात है, खराब बात है
वो विशेषताएं सारी बाल अपराधियों की होती हैं। समाज विरोधी बालकों की विशेषताएं खराब वाली तो होंगी, तो ये खराब बात है, इसलिए समाज विरोधी बालकों की विशेषता है। और यहाँ पूछा है नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। तीसरा ऑप्शन देखो, समाज विरोधी बालक में दोषारोपण की भावना होती है, दूसरों को दोष देता रहता है, ये खराब बात है, लेकिन ये समाज विरोधी बालक में होती है। चौथा ऑप्शन देखिए, समाज विरोधी बालक का व्यवहार आत्मकेंद्रित होता है, मतलब वो केवल खुद का स्वार्थ देखता है, दूसरों की परवाह नहीं करता, सुपर ईगो की कमी होती है, इड वाला माहौल ज्यादा रहता है उसमें, तो ये भी खराब बात है, लेकिन समाज विरोधी बालक में तो खराब बातें होती हैं। तो ये चौथी खराब बात हो गई। पहली बात तोड़फोड़ करने वाली खराब बात हो गई, तीसरी बात दोषारोपण वाली खराब हो गई, दूसरा देखें समाज विरोधी बालक के लक्ष्य यथार्थवादी रियलिस्टिक होते हैं, ये अच्छी बात होती है जो समाज विरोधी बालकों में नहीं होती, और नहीं होती वही हमारा आंसर होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2। 32 के बाद फिर नेक्स्ट है 34। बहुत अच्छा प्रश्न 34। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत, इसकी लिमिट क्या है? तो बच्चों आपको पता है, केवल राजस्थान में हम ही ने आपको बताया था कि अनार्किक शब्द आए, अनार्किक थ्योरी, ये थॉर्नडाइक की है। तो ये थॉर्नडाइक वाला बहुकारक सिद्धांत है, और यहां आप देखिए थॉर्नडाइक ने जी फैक्टर की आलोचना करी है, स्पीयरमैन वाले की। तो अधिगमकर्ता की सामान्य बुद्धि की बात ये नहीं करता, ये इसकी लिमिट है, ये इसकी कमी है, ये इसका अभाव है। तो अधिगमकर्ता की सामान्य बुद्धि इसका राइट आंसर होगा। और वैसे भी अगर आप कॉमन सेंस रखते हैं, हमारे साथ रहते हैं, तो आप इस प्रश्न को कर सकते हैं आराम से, क्योंकि देखो एक तो आइटम का विशेष स्तर, यहाँ स्पेसिफिक बात आ गई, विभिन्न स्तर अलग अलग स्पेसिफिक बात आ गई, और यहाँ पे दूसरे में सामान्य बुद्धि कार्य की संख्या जो एक व्यक्ति सीमित समय में करता है, यानी तीनों में स्पेसिफिक चीज की बात है, ठीक है, जिसको कि थॉर्नडाइक ने माना है, यानी अलग अलग फ्रेम्स हैं, हार्वर्ड गार्डनर ने माना है, लेकिन सामान्य बुद्धि या जी फैक्टर की बात थॉर्नडाइक का ये सिद्धांत नहीं करता। तो ये आंसर इसका राइट है 34 में। उसके बाद आगे चलते हैं 34 के बाद 51 पे अगला साइकोलॉजी का सवाल है। 51 पे चलते हैं बच्चों। उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, आप हमारी इस टेस्ट सीरीज से पूरा फायदा उठाएं। अगर आप सीरियस बच्चे हैं तो मेरे से जुड़े रहें, बाकी आप कट ऑफ की भीड़ वाले हैं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कहीं भी जाओ। 51 पे चलिए। ओके, 51 में एक सूची का मिलान करना है साहब, ठीक है। अब सूची में आपको पता है मनोविश्लेषण सिद्धांत, इंग्लिश में बोलते हैं साइको एनालिटिकल थ्योरी, मनोवैज्ञानिक गुण सिद्धांत साइको एनालिटिकल ट्रेट थ्योरी, मांग सिद्धांत नीड थ्योरी, और पदानुक्रम उपागम हायरार्किकल अप्रोच। अगर आपको चारों नहीं भी आते हैं तो भी ऐसे प्रश्न आप आराम से कर सकते हैं अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो बच्चों सबसे पहले तो हम सब जानते हैं कि साइको एनालिटिकल नाम जहां भी आए, मनोविश्लेषण नाम आए, तो हमको फ्रॉइड के साथ जाना है, तो पहले का 4 हो जाएगा, ठीक है। सिगमंड फ्रॉइड के बारे में तो बहुत सी बातें मैं कर चुका हूं और फिर कभी करूंगा। अब पहले में 4 हो गया। दूसरा मनोवैज्ञानिक गुण, मनोवैज्ञानिक गुण की बात आए तो याद रखना कार्ल जुंग का नाम, साइकोलॉजिकल ट्रेट्स। कार्ल जुंग के बारे में आप जानते हैं, बहुत सी बातें हैं। कार्ल जुंग का पूरा नाम कार्ल गुस्ताव जुंग है, तो स्विट्जरलैंड के थे। इनकी बहुत महत्वपूर्ण बात आपको पता है, इनकी बुक आई थी 1921 में, टाइप्स ऑफ मैन, जिसमें प्रसिद्ध अंतर्मुखी और बहिर्मुखी 2 प्रकार उन्होंने बताए थे। कार्ल जुंग ने कलेक्टिव अनकॉन्शियस की बात करी थी, सामूहिक अचेतन की बात करी थी। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात सुन लें बच्चों, बहुत बार ये प्रश्न आता है परीक्षा में। साइको एनालिसिस शब्द आए, साइको एनालिटिकल या साइको एनालिसिस शब्द आए तो सिगमंड फ्रॉइड याद रखना है, लेकिन अगर एनालिटिकल साइकोलॉजी शब्द आ जाए या एनालिटिकल थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी आ जाए तो कार्ल जुंग का नाम हमको याद रखना है। साइको एनालिसिस सिगमंड फ्रॉइड और एनालिटिकल साइकोलॉजी कार्ल जुंग, ये ध्यान रखना है। कार्ल जुंग की एक और बहुत बड़ी बात, आर्किटाइप भी आपको पता होगी, इसके अलावा भी कुछ और बातें हैं, फिर करेंगे मौका मिलने पे। ऐसे ही नीड थ्योरी की बात करें तो नीड थ्योरी के साथ नाम जुड़ेगा H.A. मरे का, हेनरी अलेक्जेंडर मरे, ये उनके हस्बैंड थे, लवर थे मॉर्गन के, क्रिस्टीना डी मॉर्गन, जिन्होंने टीएटी दिया था, याद है आपको। तो हेनरी मुरे का नाम आए तो टीएटी याद रखना, लेकिन हेनरी मुरे ने एक बहुत शानदार चीज दी थी और वो थी नीड मोटिवेशन, वो थी नीड थ्योरी। नीड थ्योरी में क्या था? नीड थ्योरी में पहली बार इन्होंने बताया था 3 प्रकार की नीड, याद है आपको। NAC नीड ऑफ अचीवमेंट, NP नीड ऑफ पावर, NF नीड ऑफ अफिलिएशन। बाद में इन्हीं 3 बातों को पॉपुलर किया था मैकलीलैंड ने, जहां से हम उपलब्धि अभिप्रेरणा का टॉपिक पढ़ते हैं। तो ध्यान दें, और कौन रह गए? विलियम जेम्स। विलियम जेम्स की बहुत सी बातें आपको पता होंगी। विलियम जेम्स दरअसल अमेरिकन फिलोसोफर और साइकोलॉजिस्ट थे।
विलियम जेम्स अमेरिका में मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। हालांकि अगर आपको यह पूछ लें कि मनोविज्ञान के जनक कौन हैं, तो फिर हमको ध्यान रखना है विल्हेम वुंट का नाम आधुनिक जनक वही है। अमेरिका में मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो विलियम जेम्स। विलियम जेम्स ने प्रेगमेटिज्म, जिसको हिंदी में प्रयोजनवाद कहते हैं, वो भी दिया। विलियम जेम्स ने फंक्शनलिज्म, जिसको प्रकार्यवाद कहते हैं, वो भी दिया। विलियम जेम्स ने इमोशन की बहुत महत्वपूर्ण थ्योरी लैंग के साथ मिलकर दी, जो जेम्स लैंग थ्योरी के नाम से प्रसिद्ध है। और विलियम जेम्स स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के भी प्रणेता हैं। और बहुत बड़ी बात, विलियम जेम्स की एक बुक आई थी 1890 में, जिसको हर मनोविज्ञान का बच्चा जानता है, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। तो यहां पे कुल मिला के ये कुछ एक्स्ट्रा बातें मैंने आपको बताई। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मनोविश्लेषण का सिद्धांत, फ्रॉइड। मनोवैज्ञानिक गुण, साइकोलॉजिकल ट्रेट्स, तो जहां भी साइकोलॉजिकल ट्रेट्स की बात आएगी, कार्ल जुंग। मांग सिद्धांत हो गया आपका हेनरी ए मूरे। और पदानुक्रम उपागम भी विलियम जेम्स का एक कॉन्सेप्ट है। तो इस तरह से हो जाएगा 4-3-2-1, 4-3-2-1, ऑप्शन नंबर 3 जो कि राइट है। बात समझ में आ रही है बच्चों? नेक्स्ट 51 के बाद फिर नेक्स्ट आएगा आपका 55। 55 पे फिर साइकोलॉजी का सवाल था। ओके, निम्न में से कौन सा सामान्य अभिक्षमता परीक्षण है? तो बच्चों ये बहुत ही डाउटफुल सा प्रश्न था। हमारी बुक में भी आपने पढ़ा होगा कि सामान्य अभिक्षमता परीक्षण के 2 भाग होते हैं। एक तो डीएटी, डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट, डीएटी, ठीक है, और एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरी। ध्यान है आपको? डीएटी में याद होगा आपको, कुल मिला के 8 प्रकार की अभिक्षमताएं थी, जिनमें आपकी वर्बल रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, मैकेनिकल रीजनिंग, ये सब शामिल थी, स्पेलिंग, लैंग्वेज यूजेस, ठीक है। जीएटीबी में कुल मिला के 9 प्रकार की एबिलिटीज थी, जिनमें वर्बल इंटेलिजेंस, न्यूमेरिकल, स्पेशियल, आपका वो था ना अंगुली निपुणता, फिंगर डेक्सटेरिटी, हस्त निपुणता, मैनुअल डेक्सटेरिटी, ये सब चीजें शामिल थी। अब यहां इन्होंने पूछा है कि कौन सा सामान्य क्षमता परीक्षण में है, तो सही तौर पे देखा जाए तो इसका आंसर डीएटी ही मानेंगे, क्योंकि मुख्य रूप से डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट डीएटी, जिसमें 8 प्रकार की अभिक्षमताएं थी, वो इसका आंसर है। लेकिन मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट डीएटी में भी है और जीएटीबी में भी है और न्यूमेरिकल भी है, हालांकि आर्ट जजमेंट टेस्ट कहीं नहीं है। तो ये प्रश्न स्टार के रूप में मानेंगे। और अगर एक ही आंसर देना हो तो फिर 3 नंबर वाला इसका राइट आंसर होगा। बात समझ में आ रही है बच्चों? 55 के बाद 57, 55 के बाद 57 देखिए, 57 है, यस, निम्नांकित में से कौन सी एक आंतरिक प्रेरक शक्ति नहीं है? इंटरनल मोटिवेशनल फोर्स कौन सा एक नहीं है? इसमें 4 ऑप्शन है, पुनर्बलन, रीइंफोर्समेंट, लक्ष्य गोल, आवश्यकता नीड, अभिवृत्ति एटीट्यूड। तो ये भी प्रश्न बोनस में या डिलीट में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गलती है। गलती क्या है? देखो बच्चों, आवश्यकता आंतरिक है, ठीक है, एटीट्यूड भी आंतरिक है, लेकिन पुनर्बलन हम पढ़ चुके हैं, आंतरिक बाह्य दोनों होता है, लक्ष्य भी आंतरिक बाह्य दोनों होता है। तो फिर लक्ष्य भी इसका आंसर हो सकता है, पुनर्बलन भी इसका आंसर हो सकता है, लिया जाए डिलीट में जाएगा। नेक्स्ट 57 के बाद फिर अगला हो गया 64, 65। 64 पे देखिए, अगर आप सीरियस बच्चे हैं तो मेरे चैनल से जुड़े रहें, और अगर आप सीरियस बच्चे नहीं हैं तो कहीं भी जाएं, मुझे कोई परवाह नहीं है। 64 बहुत आसान सा था। सभी मानवों में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? तो इसका सही जवाब आ गया 46 होते हैं, 46, 2 नंबर वाला राइट आंसर हो गया। 65 देखिए, एक व्यक्ति अपने आप में बहुत सी व्यक्तिगत विभिन्नताओं में वर्गीकृत होता है। कितनी शानदार सी बात है, बहुत छोटी सी बात है, जिंदगी भर नहीं भूलोगे। और ऐसे प्रश्न भी बच्चे सही नहीं करके आ पाते, फिर वो भटकते रहते हैं चैनलों पे कि हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कॉन्सेप्ट क्या है। तो हमेशा याद रखना, हमने आपको बोला था हमें 2 शब्दों से प्यार है, एक इंटरपर्सनल, एक इंट्रापर्सनल। इंटरपर्सनल को हिंदी में बोलते हैं अंतर्वैयक्तिक, और इंट्रापर्सनल को बोलते हैं अंतःवैयक्तिक। जब एक ही व्यक्ति के अंदर की बात होती है तो वो अंतःवैयक्तिक हिंदी में और इंट्रापर्सनल इंग्लिश में होती है, लेकिन जब बाहर की बात होती है तो इंटरपर्सनल बात होती है। अब यहां आप देखिए, अपने आप में एक ही व्यक्ति के अंदर की विशेषताओं की बात की जा रही है, ठीक है ना, एक ही व्यक्ति में आप में क्या क्या एबिलिटी है, आप अकेले की बात की जा रही है, किसी और की बात नहीं की जा रही। तो बोलिए इंटर होगा कि इंट्रा? जवाब है इंट्रा। और यहां पे जिसने इंग्लिश में पढ़ा है, देखो चौथा इंटर है, पहला इंट्रा है, तो इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस इसका राइट आंसर होगा। आंतरिक वैयक्तिक भिन्नता इसका राइट आंसर होगा। 65 के बाद फिर नेक्स्ट है
75 76। अगला चलते हैं 75 पे। 75 देखिए, 75 देखिए, हम मोबाइल से बड़ी मुश्किल से आपके लिए सब बना पा रहे हैं, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं हमारी कि आपको आपकी मंजिल मिले और हमारा उसमें सहयोग हो। 75 ये है सेल्फ एक्चुअलाइज्ड पर्सन के बारे में। एक आत्म वास्तविक व्यक्ति वह है जो, अब इसमें 4 ऑप्शन है, 3 खराब है, 1 बात अच्छी है, वही आपका आंसर हो जाएगा। कौन है आत्म वास्तविक व्यक्ति? जो तानाशाह सोच रखता है, ऑटोक्रेटिक आउटलुक। जानते हैं आप तानाशाह सोच क्या होती है? खुद ही बस तानाशाह आपके फैसले हों, तो ये गलत बात है। समाज द्वारा लगाए प्रतिबंधों को स्वीकार नहीं करता, ये भी गलत बात है। विनोदी स्वभाव की कमी है, ये गलत बात है। सेंस ऑफ ह्यूमर तो होना चाहिए, तो तीनों ही गलत बात है। हमेशा पूर्णता चाहता है, ये तो अच्छी बात है। ऑलवेज सिक्स परफेक्शन, परफेक्शन तो होना चाहिए साहब, ये हमेशा पूर्णता चाहता है, ये अच्छी बात है। 75 में 3 थर्ड राइट आंसर है। 75 के बाद 76 फिर एक बहुत अच्छा सवाल है। मिलान करना है साहब और फिर कोड देना है। तो सबसे पहले मूल प्रवृत्ति, इंस्टिंक्ट, याद है आपको बेसिक इंस्टिंक्ट कितनी बार हम आपको बताते हैं, विलियम मैकडूगल। दूसरा शरीर क्रिया, यहाँ पे फिजियोलॉजिकल वर्ड है। तीसरा मनोविश्लेषणात्मक, साइको एनालिटिक फिर आ गया। चौथा प्रोत्साहन, इंसेंटिव। 4 ऑप्शन है, फ्रॉइड, मॉर्गन, बोल्स एंड पकमैन और मैकडूगल। तो बच्चों, हर बच्चा जानता है कि इंस्टिक्ट बात मैकडूगल साहब ने बताई थी। मूल प्रवृत्ति की बात 14 मूल प्रवृत्तियां बताई थी ना मैकडूगल ने, तो ए के साथ 4 हो गया साहब, ठीक है। शरीर क्रिया की बात यहाँ पे करने वाले हैं। अब इसके अलावा ये भी अगर आपको समझ में नहीं आता तो मनोविश्लेषणात्मक, तो आंख बंद करके फ्रॉइड कर ही दोगे, तो सी में 1 हो जाएगा, है ना, ए में 4 हो जाएगा। फिजियोलॉजिकल की बात करी मॉर्गन ने, मैं आपको बता दूं, मॉर्गन, क्रिस्टीना डी मॉर्गन, जो टीएटी में साथ थी किनके, उनके हेनरी एच मुरे के, ठीक है। एक और मॉर्गन है जिनका नाम कभी आपने सुना हो तो, सी लॉयड मॉर्गन, उनकी भी दूसरी बातें हैं, तो कभी उनके बारे में कोई बात आएगी बताएंगे हम आपको। और इंसेंटिव्स की बात करने वाले हैं बोल्स एंड पपमैन। तो सही जवाब हो गया, पहले में 4, दूसरे में 1, तो 4 1 से आपका काम हो जाएगा। हाँ, इसमें तो केवल 4 ही दे रखा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 4 नहीं, पहले में इंस्टिक्ट में आ गए मैकडूगल, मूल प्रवृत्ति में मैकडूगल आ गए, तो पहले में क्या हो गया 4। फिजियोलॉजिकल के साथ है मॉर्गन, तो दूसरे में आ जाएगा 2। मनोविश्लेषण फ्रॉइड 1, और प्रोत्साहन बोल्स और पफमैन, तो हो जाएगा 4 2 1 3। 4 2 1 3 राइट आंसर है, 4 2 1 3 दूसरा ऑप्शन राइट है बच्चों। 4 2 1 3 इन सब के बारे में आपको बता चुका हूं। बोल्स के बारे में सुन लें। बोल्स ने एक थ्योरी दी थी दरअसल, अवॉइडेंस लर्निंग। कौन सी थ्योरी दी? अवॉइडेंस लर्निंग, जिसमें उन्होंने बताया कि साहब आपका जो बाहर का वातावरण है उसका कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता सीखने पे, इसका मतलब ये रीइंफोर्समेंट को कम महत्वपूर्ण मानते हैं। ये बोल्स हैं। नेक्स्ट, कहाँ तक हो गए? 76। 76 के बाद 81 87। 81 पे चलते हैं बच्चों। ओके, ये बहुत प्यारा सा प्रश्न है जो हर बार हमारे बच्चे कर ही देते हैं देखते ही। विद्यार्थी सूचनाओं से परे जाकर ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो जहां भी बच्चों शब्द आ जाएगा ज्ञान का निर्माण, आप आराम से समझ जाएंगे कि निर्मितवाद की बात है साहब, ठीक है। तो स्टूडेंट, क्रिएट नॉलेज, क्रिएट नॉलेज जहां पे आ गया तो क्या है ये? शिपिंग, शिपिंग याद है आपको, हमने बताया था चेनिंग, सेपिंग, स्किनर। कंडीशनिंग याद है, पेवलोव। ड्राइव रिडक्शन याद है, क्लार्क हल। कंस्ट्रक्टिविज्म, ये शब्द कितनी बार हमने आपके सामने बोला है? तो सही जवाब है कंस्ट्रक्टिविज्म या रचनावाद। हिंदी में कुछ भी आ सकता है, निर्मितवाद आ सकता है, रचनावाद आ सकता है, संरचनावादी अधिगम आ सकता है, ठीक है। 81 के बाद फिर चलते हैं आगे और नेक्स्ट है 87। कमेंट करके बताना ये टेस्ट सीरीज आपको कैसी लग रही है और क्यों बच्चे इसको नहीं देख रहे हैं, जिससे हमारा दिल भी टूटता है। 87 के बाद 96, 87 फिर 96। 87 पे चलिए। ओके, व्यक्तित्व मापन में रोरशा परीक्षण का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो हर बच्चा जानता है। शाही धब्बा परीक्षण क्या है? क्या ये रेटिंग स्केल है? क्या ये इन्वेंट्री, परिसूची, प्रश्नावली, आविष्कारिका है? क्या ये प्रोजेक्टिव टेक्निक है, प्रक्षेपी तकनीक है, या फिर ये क्वेश्चनेयर है, प्रश्नावली है? तो इसका सही जवाब है ये तो साहब प्रक्षेपी तकनीक है। आईबीटी शॉर्ट में जिसको हम कहते हैं, 10 कार्ड होते हैं, याद है ना आपको, शाही के धब्बे। उसके बाद 87 के बाद 96 देखिए। 96 97 100 तीन ही सवाल बचे हैं।
अगर आप नए बच्चे हैं तो आप सोच सकते हैं कि चैनल आपके लिए कितना शानदार है, और अगर आप अनुभवी हैं तो फिर आप हमको छोड़ के वैसे ही नहीं जाने वाले हैं। 96 बहुत अच्छा सा प्रश्न है। निम्नलिखित में से एक को छोड़कर मानसिक विकास के पर्यावरणीय कारकों में सभी शामिल हैं। कितना आसान है सिलेक्शन, अगर आप सही जगह पे आ जाएं तो। यानी एक को छोड़कर 3 तो पर्यावरणीय कारक हैं, 3 तो बाहरी हैं, एक अंदर वाला है। तो अधिगम वातावरण बाहरी है, पोषण की गुणवत्ता बाहरी है, याद है इन्वायरमेंट, नेचर नर्चर बोला था आपको, न्यूट्रिशन बाहरी है, परिवार संस्कृति बाहरी है, लेकिन बुद्धि तो अंदर की बात है, इंटेलिजेंस तो इसका राइट आंसर हो ही जाएगा। नेक्स्ट 97, बुद्धि लब्धि की गणना का सूत्र नींद में बता दोगे, MA/CA इंटू 100। बी, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु, ये तो आपको पता ही है, मेंटल एज, क्रोनोलॉजिकल एज। और आखिरी प्रश्न 100 का, इसमें कथन और तर्क है। तो पहला कथन क्या कहलाता है, असर्शन क्या है, बालक जन्म से सामाजिक नहीं होता, बोलिए होता है, बिल्कुल नहीं होता। दूसरा इसका तर्क है, बच्चे की गतिविधियां और रुचियां खुद के इर्द गिर्द घूमती हैं, बिल्कुल सही बात है। सामाजिक होता तो दूसरों की परवाह करता, उसको दूसरों की परवाह नहीं है, यही कारण है कि वो जन्म से सामाजिक नहीं है। हालांकि आपको पता है ना वो स्टेटमेंट, बच्चा जन्म से न तो सामाजिक है न तो असामाजिक है। तो यहाँ पे दोनों बातें सही हैं, ए सत्य है, दोनों सत्य हैं और सही स्पष्टीकरण है, लिहाजा 2 आंसर होगा इसका। बच्चों कल से मैं टॉपिक वाइज वीडियोज लेके आऊँगा, उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। थैंक यू, गुड बाय।